गुड मॉर्निंग दोस्तों, गौतम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो अपना बीएससी पार्ट सेकंड है, बॉटनी में जो नेक्स्ट आज टॉपिक है वो है मिनरल एलिमेंट इन प्लांट्स है। ये मिनरल एलिमेंट है इन प्लांट्स में हमने पिछली वीडियो में नाइट्रोजन तत्व के बारे में बताया कि पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों में कई सारे पोषक तत्व जो पौधे को वृद्धि और विकास के लिए चाहिए होते हैं, उनमें से अपन एक एक पोषक तत्व की न्यूनता या अधिकता या उसके कार्य है उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। और नाइट्रोजन के बारे में अपन पिछली वीडियो में बता दिया। आज का जो पोषक तत्व है, दूसरा जो पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। कौन सा पोषक तत्व है? फास्फोरस पी। अब देखो फास्फोरस की भी तत्वों को उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। ये मृदा में घुलनशील फास्फेट है, यह मृदा में घुलनशील फास्फेट H2PO4-। मृदा में कौन सा अवस्था होता है? घुलनशील फास्फेट H2PO4- एवं HPO4- एवं HPO4- आयन के रूप में उपस्थित होता है। तो ये सभी पोषक तत्व हैं, सीधे नहीं हो पाते, ये आयन के रूप में पादपों के द्वारा ग्रहण किया। जैसे अपन ने नाइट्रोजन के बारे में बताया था, नाइट्रोजन किस तत्व में ग्रहण किया था? नाइट्राइट NO3- या अमोनियम NH4- प्लस NH4+ आयन के रूप में ये उपस्थित होते हैं। और जो फास्फोरस होता है ये मृदा में घुलनशील H2PO4 और HPO4- आयन के रूप में ये मृदा में पाए जाते हैं। पादपों द्वारा फास्फेट का अवशोषण अन्य कारकों पर निर्भर करता है। फास्फेट का जो अवशोषण होता है पादपों में वो कई बार अन्य कारकों पर भी डिपेंड करता है। अन्य कारक फास्फोरस का अवशोषण है फास्फोरस का अवशोषण है पादपों में अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। और कई फैक्टर हैं जिनके ऊपर भी ये फास्फोरस का अवशोषण पादपों पर डिपेंड करता है, जिसमें मृदा का पीएच ऋणायन विनिमय कौन सा है? जैसे मृदा का पीएच, मृदा का पीएच ऋणायन विनिमय, मृदा का पीएच है, ऋणायन विनिमय है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति है, दूसरा है, तीसरा है मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। तो ये कई कारक हैं, इन कारकों पर भी फास्फोरस तत्व की अवशोषण की जो क्षमता होती है वो डिपेंड करती है कि मृदा का पीएच यदि नॉर्मल है तो फास्फोरस अवशोषण की दर अच्छी होती है। यदि उसमें ऋणायन विनिमय आदान प्रदान करने की क्षमता अच्छी है तो भी उसमें फास्फोरस के अवशोषण की दर अच्छी हो जाती है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति की, और घुलनशील लोहा है, चौथा कारक है घुलनशील लोहा है, घुलनशील Fe, कैल्शियम आदि ये तत्व यदि घुलनशील अवस्था में तो भी फास्फोरस के अवशोषण की दर बढ़ जाती है। तो ये तो इस प्रकार से फास्फोरस तत्व मृदा में घुलनशील फास्फेट आयन के रूप में उपस्थित होता है। और ये फास्फोरस को जो अवशोषण होता है पादपों में, अन्य कारक, ये कुछ कारक हैं, इन कारकों पर भी डिपेंड करता है अवशोषण की जो दर है। जैसे मृदा का पीएच है, ऋणायन का विनिमय है, घुलनशील
Fe कैल्शियम, लोहा और कैल्शियम तत्व की उपस्थिति है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति है। ये कुछ फैक्टर हैं, ये कुछ कारक हैं, इन पर भी फास्फोरस का अवशोषण पादपों में डिपेंड करता है। अगर इसके कार्य, फास्फोरस का कार्य क्या है पादपों में, फंक्शन ऑफ फास्फोरस, फंक्शन ऑफ फास्फोरस कि पादपों में फंक्शन इसका फास्फोरस का कार्य क्या है। ये बीज फल और अन्य, यह बीज फल एवं अन्य संचय अंगों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पहला इसका कार्य है कि जो भी फल होते हैं, बीज हैं या अन्य जो स्टोरेज अंग होते हैं, संचय जो अंग होते हैं, उनमें ये फास्फोरस तत्व पाया जाता है। ये जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक घटक होता है। यह जीवित कोशिकाओं का आवश्यक घटक होता है। जो भी जीवित कोशिकाएं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, कोएंजाइम, डीएनए, आरएनए, ये कुछ भाग हैं, इनमें फास्फोरस मुख्य रूप से पाया जाता है। एटीपी है, एनएडीए है, एनएडीपी है, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनमें ये जीवित कोशिकाओं के भाग हैं, इनमें फास्फोरस तत्व है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ये अनेक एंजाइमों को सक्रिय करने में योगदान देता है। यह अन्य एंजाइमों को सक्रिय करने में योगदान देता है। ठीक है, कि ये बीज फल एवं अन्य संचय अंगों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीवित कोशिकाओं में यह मुख्य रूप से आवश्यक घटक होता है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, कोएंजाइम, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडीपी, एनएडीपीएच, इनका ये मुख्य घटक होता है। इसके अलावा यह अन्य एंजाइमों को सक्रिय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन और अन्य उत्पादों के संश्लेषण में भी इसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन एवं अन्य उत्पादों के संश्लेषण में भी इसकी आवश्यकता होती है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसके फास्फोरस के कुछ कार्य हैं कि इस फास्फोरस के द्वारा फास्फोरस तत्व पादपों में क्यों आवश्यक है। तो ये इसके कुछ विशेष कार्य हैं। ये बीज फल अन्य संचय अंगों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो जीवित कोशिकाएं जो होती हैं पादप भाग की, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, डीएनए, कोएंजाइम, आरएनए, एनएडीपी, एटीपी, तो इनमें ये मुख्य रूप से पाया जाने वाला घटक होता है। इसके अलावा ये अन्य एंजाइम जो होते हैं, उन एंजाइम को सक्रिय करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन और अन्य उत्पादों को संश्लेषण में भी इसका मुख्य कार्य होता है। फल के पकने और जड़ों की वृद्धि में भी ये सहायक होता है। फलों के पकने एवं जड़ों की वृद्धि, फलों के पकने एवं जड़ों की वृद्धि में भी
सहायक होता है। तो ये इसके कुछ कार्य हैं फास्फोरस तत्व के। अब है इसके न्यूनता के लक्षण। यदि फास्फोरस तत्व की पादपों के भाग में पादपों में कमी आ जाए तो उसकी कमी के लक्षण, उसकी क्या लक्षण प्रकट होंगे पादप भाग में जिसके कारण फास्फोरस तत्व की कमी पादप भाग में हो जाएगी। अब देखो न्यूनता के लक्षण है। यदि पादप भाग में फास्फोरस तत्व की कमी हो जाए तो उस कमी के कारण पादपों में क्या लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन के समान तेजी से स्थानांतरण की क्षमता में नाइट्रोजन के समान तेजी से स्थानांतरण, नाइट्रोजन के समान तेजी से स्थानांतरण की क्षमता के कारण फैली हुई पत्तियों में प्रकट होते हैं। के कारण ये फैली हुई पत्तियों में प्रकटित होते हैं। तो फास्फोरस के लक्षण भी नाइट्रोजन के समान जो फैली हुई पत्तियां होती हैं उनमें इसके लक्षण प्रकट होना दिखाई देने लग जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। भाई नाइट्रोजन के समान है, जैसे नाइट्रोजन की कमी आती है तभी पत्ती पीली पड़ जाती हैं और यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो भी पादपों की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और पत्तियां गहरी पीली और कभी कभी नीली रंगदार बनती हैं। तरुण पत्तियां गहरी नीली या नीली रंगदार जो बनती हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ लक्षण हैं जो कभी कभी नीली रंगदार या नीली रंगदार लगती है। चौथा लक्षण है, चौथी कमी है एधा निष्क्रिय हो जाती है। एधा निष्क्रिय हो जाती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय आ सकती है एधा, इसलिए फास्फोरस की कमी होने पर पादप भाग की मोटाई में वृद्धि होना कम हो जाता है क्योंकि एधा निष्क्रिय हो जाती है और अनाथ वर्ग में तल शाखन कम हो जाता है। अनाज वर्ग में तल शाखन कम हो जाता है। ठीक, अनाज वर्ग जैसे गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें तल शाखन में मतलब नीचे से जो फुटाव है उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो अनाज वर्ग में तल शाखन कम हो जाता है, तेजी से पत्तियां जो पीली पड़ने लग जाती हैं, तरुण पत्तियां जो गहरी नीली या नीली रक्ताभ हो जाती हैं, ईधा है निष्क्रिय हो जाती है जिससे पादप भाग की मोटाई में वृद्धि नहीं हो पाती है और अनाज वर्ग में तल शाखन कम हो जाता है। इसलिए ये कुछ लक्षण हैं जो पादपों में फास्फोरस तत्व की कमी के कारण दिखाई देते हैं और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है। इसके उपचार फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए पादपों को फास्फेट उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फास्फेट
उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अब फास्फेट है, जैसे जिंक फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट है, डीएपी है। डीएपी सब जानते हैं, डीएपी डाइहाइड्रोक्सी फास्फेट। ये डीएपी का कट्टा आता है, इसमें काला खाद इस तरह से मोटा खाद जो आता है। डीएपी को अपन फास्फेट तत्व की पूर्ति के लिए सरसों में, प्याज में, इनमें जो डालते हैं तो इनमें फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए डीएपी है, जिंक फास्फेट है, जिंक फास्फेट है। तो इस प्रकार के कुछ रासायनिक उर्वरक, फास्फेट उर्वरकों का उपयोग फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए पौधे में डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ उसके कार्य, न्यूनता के लक्षण, उपचार ये अपन ने आज इस वीडियो में बताया। आगे और भी कई पोषक तत्व हैं, इनके बारे में अपन कंटिन्यू बताएंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी यदि पादप में हो जाए तो क्या क्या उसके लक्षण दिखाई देंगे, क्या उस पोषक तत्व का कार्य है। तो इसके बारे में अगला आएगा पोटेशियम। तो पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम के कार्य और उसके न्यूनता के लक्षण के बारे में अपन बताएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।